नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ ये है भारत परिषद अधिनियम 1909 और इसके अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशंस आए उन्हें हम थोड़ा डिस्क्राइब ब्रीफली थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें क्या कहा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा गया कि जो उस वक्त भारत के सचिव हुआ करते थे उनका नाम तो था मार्ले, और जो भारत के जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे या आप कह लीजिए वायसराय जो थे वो थे मिंटो। तो इन दोनों ने मिलजुल के एक अधिनियम बनाया, एक सुधार बनाया भारत देश के लिए, इसीलिए इसे कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे क्या कहते हैं कि उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो सेकंड, मिंटो फर्स्ट और मिंटो सेकंड दोनों अलग अलग हैं। तो ये मिंटो सेकंड थे जिन्होंने तत्कालीन वायसराय एवं जॉन मॉर्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर, जो कि मैं भी आपको बता ही रहा था, भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। वास्तव में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड में तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले से मिलकर तथा उनसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखा। किसने? आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया था, उसने क्या काम किया, उनसे एक मांग रखी, किसकी? कि सांप्रदायिक तौर पे प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए। ठीक है, तो उस वक्त ये जब मांग रखी उन्होंने तो क्या कहा, परंतु उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया और बाद में ये मांगे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो के द्वितीय के सम्मुख रखी गई, जिन्होंने इन मांगों को मान लिया। तो पता है क्या हुआ इसमें? ऐसा हुआ कि जगहों को संप्रदायों के अनुसार, संप्रदाय के हिसाब से बांट दिया गया। वो जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, वो बंगाल विभाजन इस तरह से किया गया था कि वहाँ पे जो हिंदू लोग थे वो हिंदू क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे, जो मुस्लिम थे वो मुस्लिम क्षेत्र में अल्पसंख्यक थे। उसे इस हिसाब से बांटा गया था कि अगर वो हिंदू बाहुल्य राष्ट्र था तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, मुस्लिम बाहुल्य हो गए। कहने का मतलब उन्हें कह दिया गया कि आप जो है यहाँ पे जहाँ पे हिंदू क्षेत्र है वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जहाँ मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। कहने का मतलब हिंदू क्षेत्र में मुस्लिम को नेता बना दी जाए और मुस्लिम क्षेत्र में हिंदू को नेता बना दी जाए। कहने का मतलब यहाँ से शुरू होगी फूट डालो राज करो की नीति। आप लोगों को तोड़ दिया गया, आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे थे वो लोग। इसके बाद क्या हुआ इंडियन काउंसिल 1909 में कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। क्या? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि हुई, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उसमें जो परिषदें बनी हुई थी, काउंसिल जो थी, उनमें वृद्धि होगी। क्या वृद्धि हो गई कि केंद्रीय परिषद के जो सदस्य थे उनकी संख्या 16 थी, वो बढ़कर 60 कर दी। ठीक है, अगला क्या है? प्रांतीय विधान परिषद में संख्या एक समान नहीं थी, सब प्रांतीय विधान परिषदें जो थी उनकी संख्याएं अलग अलग थी, किसी में 10, किसी में 5, किसी में 20, आवश्यकता अनुसार सब में बढ़ा दिया गया। अगला, केंद्रीय परिषद में सरकार बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। जो प्रांतीय विधानसभाएं थे उनमें अगर आपको बहुमत नहीं मिल रहा है तो जो गैर सरकारी सदस्य हैं आप उन्हें जोड़ लीजिए हम तरफ, तो वो बहुमत की तरह काम करेंगे। बहुमत की अनुमति थी, देख कह रहे हैं ना कि जो गैर सरकार प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। कहने का मतलब अगर हमारी सरकार नहीं बन रही है और गैर सरकारी यानी को बोलते हैं निर्दलीय, निर्दलीय तो आज खैर बिना दल के हो गए लेकिन वो चुन के आता है, लेकिन उस वक्त जो गैर सरकारी सदस्य होते थे आप उन्हें अपनी तरफ मिला लीजिए। अगर आपका कोरम पूरा हो रहा है तो आप जो है आप अपनी सरकार बना पाओगे। तो ये गैर सरकारी सदस्यों द्वारा भी ऐसा किया जाता था। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया, यानी विधान परिषद में निर्वाचन होगा वो भी प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कि इस अधिनियम से केंद्र और प्रांतीय स्तर में विधान परिषद के 4 चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। जैसे बजट में पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, दायरा बढ़ा दिया है उनका, उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए हैं। बजट पर संकल्प रखना आदि, परंतु वायसराय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। अभी भी वायसराय उत्तर नहीं देगा, आप पूछ तो सकते हैं, मर्जी वायसराय की वो जवाब दे ना दे। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया।
जो वायसराय की जो कार्य परिषद थी उसके साथ एसोसिएशन बनाने का जो प्रावधान फर्स्ट टाइम आया वो मार्ले मिंटो सुधार 1909। सवाल पूछा था मार्ले मिंटो सुधार कौन सा था, तो 1909। मार्ले क्यों? क्योंकि वो भारत सचिव थे उस वक्त जो इंग्लैंड में बैठते थे। मिंटो द्वितीय यहाँ के वायसराय थे। सही है, आपको पता तो है ना क्या डिफरेंस है, गवर्नर, गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया, अभी वहाँ पर नहीं जाते हैं, आप वीडियोज़ देखिए सारी की सारी, आपको डिफरेंस पता लगेगा क्या है, सब याद आ जाएगा। अगला क्या है, कहते हैं कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। सवाल आ सकता है कि सबसे पहले वायसराय की परिषद के सबसे पहले सदस्य कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। यह भी काम का सवाल है। सत्येंद्र प्रसाद वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य किस पद पर रखे गए थे, तो वो विधि सदस्य थे। जैसे लॉर्ड मैकाले आया था उसी तरह से विधि सदस्य। अगला, इस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। मैंने बताया ना कि इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति शुरू कर दी, हिंदू मुस्लिमों में बांटना शुरू कर दिया भारत देश को। तो इस समय इस नियम के अंतर्गत सबसे पहली बार, क्योंकि अभी शुरू में बताया कि मिंटो ने मांग मान ली, आगा खान ने एक मंत्रिमंडल भेजा ही था मार्ले के पास, मार्ले ने नहीं मानी, लेकिन ये दोबारा 2 साल के बाद मिंटो के पास रखा गया, लेकिन मिंटो ने बात मान ली। मिंटो ने मान ली तो निर्वाचन जो है मतलब धर्म के आधार पर निर्वाचन शुरू हो गया 1909 के अंतर्गत। क्या प्रावधान किया गया, क्या इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता है। देखिए कैसी विडंबना है, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट डालेगा, हिंदू को ही वोट नहीं डालेगा। तोड़ दिया आप लोगों को धर्म के आधार पर, आप तैयार हो और तब से आज तक टूटते आ रहे हो। आप हिंदू मुस्लिम आज तक करते आ रहे हो। जितने लोग बोलते हैं ना मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर हूँ, मुझे कोई सेकुलर नहीं मिलता। हाँ मैं बोलता हूँ मैं सेकुलर हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था की गई। जनसंख्या के आधार पर अधिक प्रतिनिधि भेज सकते हैं मुस्लिम, ये केवल मुस्लिमों को कहा गया। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए वोट डालने के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं से कम रखी गई। अगर हिंदू 1 लाख रुपए कमाता था तो हिंदू के लिए 1 लाख रुपए आय योग्यता होगी, वो वोट डालेगा। तो मुस्लिम के लिए कर दिया गया जी आप 75,000 आय योग्यता वाला भी ही मुस्लिम वोट डालेगा कम से कम, मतलब उनकी आय की योग्यता भी कम कर दी गई। वोट डालने के लिए जो योग्यता होती थी वो उसकी आय पर डिपेंड करती थी। जिस व्यक्ति की आय इतनी वार्षिक होगी वह ही वोट डाल सकता है। जैसे आज है ना कि आज कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट डाल सकता है, हमारे यहाँ पे अधिकार है। लेकिन यहाँ पे अधिकार था क्या कि आय के आधार पर वोट डाली जाती थी। अगला क्या है कि इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। मैंने कहा ना सांप्रदायिकता शुरू हो गई यहीं से। इसी कारण लॉर्ड मिंटो II को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। वो सांप्रदायिक निर्वाचन आज तक सरकारें करती आ रही हैं और आप लोग बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। वो एक है तो सही कि पहले तो वोट का पता नहीं होता था कि वोट क्यों डालते हैं, और आज वोट डालते हैं तो पता नहीं होता है कि वोट क्यों डालते हैं। बात दोनों एक ही हैं पर डिफरेंट अलग है। क्या डिफरेंस है कि आज तो हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है वोट डालने से, और पहले जब वोट डालते थे इसलिए डालते थे कि बस ठीक है वोट डालने जाना है। आज तो पता नहीं आज क्यों डालते हैं, पता नहीं क्यों डालते हैं, और पहले इसलिए डालते कि पता नहीं क्यों डालते थे। इसे बात को समझिएगा गहराई से क्या बोल रहा हूँ। लाइन बेशक एक ही है। इसमें प्रेसिडेंसी की कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंस कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स विश्वविद्यालय, जितने भी जमींदार थे इन लोगों के लिए और अलग से भी पद रख दिए गए। मतलब मान लीजिए कि इनके लिए रिजर्व कर दिया गया कि आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं, आप लोग मतलब इस पद पे चुनाव लड़ सकते हैं, अलग से भी रिजर्व पद भी दे दिए गए इन्हें। नेक्स्ट क्या है कि ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और अगला भारत शासन अधिनियम आता है 1919। बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 और 1935 दो अधिनियम इतने महत्वपूर्ण हैं जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 है ये। इसमें क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 क्या कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड। अब याद रखिएगा, जैसे वो मार्ले मिंटो था ऐसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड है। वहाँ पे जो भारत सचिव थे वो माउंटेग्यू थे और भारत का जो वायसराय थे वो चेम्सफोर्ड थे, इसलिए इसे माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। माउंटेग्यू जो उस समय के राज्य सचिव थे, देखो लिखा है ना, राज्य सचिव हुआ करते थे भारत राज्य के, और चेम्सफोर्ड भारत के तत्कालीन वायसराय थे।
ये एक्ट पारित 1919 में, परंतु इसे लागू 1921 में महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आया है कि ये बनाया कब गया, तो 1919 में, और लागू कब हुआ, 1921 में। किसने किया, महारानी विक्टोरिया के पुत्र ने, नाम था ड्यूक ऑफ कनॉट। सही है, याद रहेगा। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु कह रहे हैं कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। कहने का मतलब यहाँ तक सरकार को, जो ब्रिटेन सरकार से दिख गया था कि बहुत दिन भारत देश में नहीं रहा जा सकेगा, अतः वो एक नया पेच, एक दाव, एक चाल बनाती है कि हम तब तक यहाँ पे हैं जब तक आपको एक भारत को एक नई सरकार नहीं दे देते कि आप एक प्रॉपर रूप से इस भारत देश को चला सको। तो ये ब्रिटिश सरकार कह रही है 20 अगस्त 1917 को। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। समझ रहे हैं, एक उच्चायुक्त कार्यालय बनाया गया जिसको बोलते हैं एम्बेसडर ऑफिस। ठीक है, एम्बेसडर ऑफिस। एवं भारत सचिव के कुछ कार्य उसे स्थानांतरित कर दिए गए। जो भारत सचिव, जैसे ये होता था, हमारा माउंटेग्यू थे, भारत सचिव थे माउंटेग्यू, तो ये जो ऑफिस था उसे भी कुछ और कार्य भी सौंप दिए गए भारत से संबंधित। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। कहने का मतलब जो राज्य थे उन्हें कुछ और अधिकार दे दिए गए। केंद्र ही, ऐसा नहीं होगा कि सारा अधिकार नियंत्रण केंद्र ही रखेगा किसी भी राज्य पर। केंद्र के अधिकार कम कर दिए गए, राज्यों के अधिकार थोड़े बढ़ा दिए गए। सेपरेशन ऑफ पावर्स का बंटवारा कर दिया गया। वो यहाँ से हुआ कि केंद्र केंद्रीय पावर रखेगा और राज्य राज्य की पावर रखेगा, क्योंकि भारत में भी अपने आप में बहुत सारे राज्य थे। ठीक है, उन्हें पृथक राज्यों के केंद्रीय नियंत्रण कम दिया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक बना रहा। लेकिन सरकार केंद्रीय रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडजस्ट करेगी सारा कुछ। बस शक्तियों का विभाजन कर दिया गया केंद्र में और राज्य में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। आपको याद है हमारा जो संविधान है उसमें 3 अनुसूचियां हैं, अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 भाग हैं। कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो है ना, वो यहाँ से शुरू हुई। सूचियाँ बनाने का जो प्रोग्राम शुरू हुआ वो यहाँ से शुरू हुआ कि कौन सा राज्य, मतलब राज्य के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे, केंद्र के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे, और केंद्र और राज्य के अंतर्गत जो समवर्ती सूची है, सम्मिलित विषय कहाँ पे आएंगे। तो ये कहाँ से शुरू हुआ? 1919 के एक्ट से। सही है, आगे चलते हैं। इसमें प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भाग, हस्तांतरित और आरक्षित में विभक्त किया गया। ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा जो मैं बता रहा हूँ। हस्तांतरित और आरक्षित। आरक्षित मतलब रिजर्व सब्जेक्ट, वो थे जिन्हें राज्य ही करेगा या केंद्र ही करेगा, रिजर्व कर दिया गया। हस्तांतरित का मतलब है राज्य चाहे तो केंद्र सरकार को दे सकता है, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार को हस्तांतरित कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। मतलब क्या? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। वो मंत्री जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे वो हस्तांतरित विषयों पर सलाह लेता था। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। सही है, एक विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी वो मंत्री जो, देखो दोबारा सुनिए, आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, कार्यपालिका परिषद की सहायता से, और जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ऊपर वाला कह रहा है कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता लेता था। यहाँ पे कार्यपालिका परिषद की बात हो रही है और यहाँ केवल कुछ मंत्रियों की बात हो रही है जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, मंत्री, और यहाँ पूरी कार्यपालिका परिषद। अगला, शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया। एक द्वैध शासन आपने पहले पढ़ा, एक द्वैध शासन ये है। तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण, अर्थात द्वैध शासन, केंद्र सरकार का अलग, राज्य सरकार का अलग। राज्य अपना राज्य कार्य देखे, केंद्र पूरे सभी राज्यों का कार्य देखे, इसलिए द्वैध शासन इसको बोलते हैं। हालांकि यह व्यवस्था काफ़ी हद तक असफल रही, ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो सकी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सवाल आता है कैग के पद का सृजन, CAG
कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। याद रखिएगा, कंट्रोलर अटॉर्नी जनरल या कैग का सुझाव किससे आया है? तो 1919 के एक्ट से आया है, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1921 का नरेंद्र मॉडल या चैम्बर ऑफ प्रोविंस, जिसे नरेंद्र मॉडल भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जिसे रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था थी। ये माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में एक सुधार है। नरेंद्र मॉडल या चैम्बर ऑफ प्रोविंस का मतलब है कि राज्यों को 3 तरह की क्लासेस में बांटा गया, 3 श्रेणियों में बांटा गया। ये किसके अंतर्गत? ये भी 1921 के अंतर्गत, यानी ये बना तो 1919 में था, लागू 1921 में होता। सुझाव था माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड ने, इसे भी लागू किया इसमें। इस अधिनियम में पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जो 2 सदन होते हैं, हमारा निम्न सदन और उच्च सदन, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा अर्थात राजा का सदन, ये जो 2 सदनीय व्यवस्था है, बहुत सारे राज्य भी हैं जिनमें 2 सदन की व्यवस्था है, तो ये भी इसी एक्ट के थ्रू शुरू हुई। दूसरा क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था, यानी कि वोट डालने का अधिकार शुरू हुआ, वो भी 1919 से हुआ। इस प्रकार भारत में विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन हो गया। दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। दोनों सदनों में जो सदस्य चुन के जाते थे वो प्रत्यक्ष निर्वाचन यानी कि वोट डलती थी, और वोट डलने के बाद जो जीतता था उसे बनाया जाता था सदन में मंत्री या जो उसे पद दिया जाए। इसके अनुसार वायसराय की कार्यपालिका परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। अगर वायसराय की कार्यपालिका परिषद में 6 सदस्य हैं तो उसमें 3 सदस्यों को भारतीय होना कंपलसरी है, होंगे ही होंगे। कुल सदस्य कितने होते थे? 8। कुल सदस्य परिषद में 8। 8 में कौन कौन? प्रथम पद किसका? वायसराय का, जो ब्रिटिश होगा। अच्छा, वायसराय और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है, आप बताएंगे थोड़ा सा? एक नई बात बताता हूँ आपको। जब ये भारत का शासन चलाते थे तो होते थे गवर्नर जनरल, और जब ये किसी राजा रजवाड़े से मिलने जाते थे तो एक क्राउन के प्रतिनिधि वायसराय होते थे। तो वायसराय और गवर्नर जनरल एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब किसी राजा के पास किसी बात, किसी संधि के लिए जाते थे तो वायसराय बन के जाते थे, और भारत का शासन करते थे तो गवर्नर जनरल बन के करते थे। बस ये डिफरेंस है, थोड़ा पता रखना जरूरी है, कोई नहीं बताता इस बात को, इसलिए मैंने आपको बता दिया। द्वितीय पद कौन सा होता था? तो कमांडर इन चीफ होता था, ये भी ब्रिटिश से ही होगा। 2 चीज़, पहला वायसराय ब्रिटिश होगा, दूसरा कमांडर इन चीफ ब्रिटिश होगा। बाकी बचे 6 सदस्य, 6 सदस्य में से 3 होंगे भारतीय, और 3 कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रिटिश हो चाहे कोई भी हो, चाहे बाकी के 4 सदस्य हों, उससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगला, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई, देखो पिछले वाले में जो पहला था 1909 का जो अधिनियम था उसके अंतर्गत मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन करण दिया गया था, सही है। मार्ले मिंटो सुधार में मुस्लिमों को अलग पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। यहाँ पे और निर्वाचन हो गया, क्या हो गया कि इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार कर दिया। कहने का मतलब इसमें और बढ़ा दिया गया निर्वाचन के बारे में कि भैया ये स्थितियां और बदल गई इसके अंतर्गत। आगे क्या कह रहे हैं कि इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। इसी एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। इसी एक्ट के प्रावधान के अनुसार 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे के सारे एक एक नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिसे आप पढ़ते हो ना आज यूपीएससी, समझ रहे हो ना। तो आईसीएस शुरू हुआ था, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल बोलते थे, इंडियन नहीं था। आईसीएस का मतलब है इंपीरियल सिविल सर्विसेज, याद रखिएगा पॉइंट ये। तो सिविल सर्विस की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हो गया, ये इंपीरियल सिविल सर्विस थी। इस एक्ट के अनुसार पहली बार केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट को अलग अलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया, जैसा कि आज भी बनाती हैं, तभी से चला रहा है। इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश संसद में भारत मंत्री के वेतन एवं भत्तों को भारतीय राजस्व के स्थान पर ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा। ये तो वाली स्थिति हो गई।
जैसे ड्रेन थ्योरी का दादा भाई नौरोजी ने दिया कि पहले क्या करते थे, यहीं से धन ले जाते थे, अब मजबूरी हो गई, अब जितना भी पैसा मिलेगा इसके अंतर्गत सदस्यों को वो ब्रिटिश के अकाउंट से मिलता था, भारतीय राजस्व से नहीं मिलता था, ब्रिटिश राजस्व से मिलता था। कहने का मतलब कार्य ब्रिटिशों के लिए कर रहे थे तो ब्रिटिश राजस्व पैसे देगा। आगे इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि ये अधिनियम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में किस स्तर तक सफल रहा। एक आयोग बनाया गया जो ये अधिनियम था जिसको चैम्सफोर्ड माउंटेग्यू सुधार कहा गया है, तो इसने जो हमने लागू किया इससे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं, इसके जो लक्ष्य रखे थे वो पूरे हुए कि नहीं, तो इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया जो ये रिपोर्ट पेश करेगा कि इसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था दोस्तों, और मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा, इसमें एक एक्ट और बताना है मुझे मैक्सिमम, अगर वो मतलब जबकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बाद एक एक्ट और बताऊंगा, और ये ख़त्म होने के पश्चात आप शुरू करेंगे हम संविधान पॉलिटी बहुत सही से, शुरू से एक एक पॉइंट, एक से लेकर के पूरे जितने भी अनुच्छेद हैं सारे के सारे 395 अनुच्छेद पूरे पढ़ाए जाएंगे 1 by 1। ओके, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों, नमस्कार।